चलिए मुस्कान कुमारी बोलेंगे। यस सर। चलिए आप बताइएगा। जब हम लोग वेव को वन मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं, यानी वेव जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट है बढ़ेगा घटेगा कि वही रह जाएगा? बोलिए जल्दी से। जब बढ़ेगा। वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा? बढ़ेगा। डेंसर से रेयर जा रहा है कि रेयर से डेंसर, ये बताइए पहले आप। चलिए जब डेंसर से रेयर जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला आप पढ़े थे क्या? रिफ्रैक्टेंस सी बाई भी, ये मीडियम है, मीडियम का स्पीड जो होगा सी बाई म्यू होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कभी भी एक से कम नहीं होता है। तो एक से ज्यादा से भागा देंगे तो मीडियम में जाने का स्पीड घट जाएगा। और एक ही चीज है जो बदलता नहीं, कौन? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। चलिए आप माइक अपना ऑफ कीजिए। चलिए सुष्मिता भारती। सुष्मिता भारती सर। चलिए आप बताइएगा, जो पिछले क्लास में पढ़ाए उसी से पूछ रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है? सर याद नहीं। देखिए तो गड़बड़ है, अपना माइक ऑफ कीजिए आप। चलिए सृष्टि सुमन। सृष्टि सुमन। यस सर। चलिए तो आप बताइएगा, जो क्वेश्चन अभी पूछे थे वही, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है? बोलते हैं ना कि वीडियो एक दो बार देखिए, और बहाना बनाते हैं सर क्लास, जो लोग बहाना बनाते हैं सर क्लास नहीं किए, उनके लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि बताइए कि एक एक वीडियो को रिकॉर्ड करके हम डाल रहे हैं। चलिए सृष्टि सुमन अपना माइक ऑफ कीजिए आप। चलिए अब बताएंगे दिलखुश कुमार। दिलखुश। लगता है कहीं चले गए हैं। चलिए खुशी कुमारी। खुशी। चलिए आप बताइएगा, जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे वही। लगता है आप लोग का माइक ऑफ नहीं हो रहा है। चलिए अब हम पढ़ाते हैं आगे, ठीक है। देखिए हम पिछले क्लास में क्वेश्चन कुछ भेजे थे, उस क्वेश्चन को करवाना है। आप लोग को भेज दिए थे हम, ठीक है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि अभी जब पढ़ाते हैं तो साथ साथ मत लिखिए, और बहुत लोग तो नोट्स भेजते, हम बोलते हैं पर डे के हिसाब से भेजिए, तो एक के बार मतलब पूरा 12 खत्म हो जाएगा तब होमवर्क भेजिएगा। हम बार बार कहते हैं कि डेली जितना पढ़ाते हैं रात में 10 11 12 बजे तक उसको लिख करके एक बार भेजिए, तब हमको समझ में आएगा कि आप क्लास करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आज से लेने भी नहीं देंगे, सारा आपको वीडियो से दोबारा देख करके फिर से लिखना है।
आप लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, आप लोग कुछ नहीं। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन आप लोग के पास भेज चुके थे, सभी लोग के पास होगा, है ना। असाइनमेंट का क्वेश्चन भेजे थे पिछले क्लास में ही। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी। क्वेश्चन सीधा सीधा है, अभी पूछ रहे थे। चलिए इसका आंसर हम पूछते हैं। अमन राज अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। आपके पास क्वेश्चन पहले से पहुंचा हुआ है कि नहीं, ये पहले बताइए। हाँ सर, पहुंचा हुआ है। क्वेश्चन पढ़े थे? हाँ सर, भेजे भी थे आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए? बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होगा? सर सी नंबर स्मॉलर सर। मतलब कि स्मॉलर होगा, वेवलेंथ घटेगा जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तब। यस सर। हाँ सर। चलिए तो आप अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए तो ये सब लोग को समझ में आ गया ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पीएमटी में सब पूछा हुआ क्वेश्चन, कहता है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इंसिडेंट ऑन अ एयर ग्लास इंटरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास वुड बी। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ ग्लास वुड बी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए तो आप लोग सब बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि आपका ग्लास और एयर इंटरफेस है। इसका मतलब ये ग्लास है और ये एयर है, तो ग्लास एयर इंटरफेस ये हुआ। इस पर एक लाइट इंसिडेंट किया इस तरह से, और जो लाइट इंसिडेंट किया इसका वेवलेंथ दिया हुआ है आपका 5460 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। कहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो दिया हुआ है 1.5। तो क्वेश्चन में कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब जब ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है, रेयर से डेंसर तो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगा। तो इस समय अभी जो है ग्लास के अंदर वेवलेंथ क्या होगा ये पूछ रहा है। आए बस समझ में, क्या पूछ रहा है? ग्लास के अंदर वेवलेंथ क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आयुष रंजन आप बताइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन बताइएगा इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। ज्यादा देर समय नहीं है, फट से बोलिए। मेरा बार बार एंड हो जा रहा। तो आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा। ठीक है, आयुष रंजन बोलिए जल्दी से। यस सर 2 नंबर नहीं बना था। बड़े मार खाइएगा, हम 2 नंबर थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, हम पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बताइए इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। सर वेवलेंथ यही आप कॉपी पढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं, याद करते हैं। आप लोग जो है ना केवल हमसे मेहनत करवाते हैं, 3 घंटा डेली खड़ा करवा देते हैं बोर्ड के सामने। ऑफलाइन में तो बैठवो करते हैं थोड़ा देर, इसमें खड़िए रहते हैं हमेशा। वेवलेंथ इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ इन एयर या वैक्यूम टू द वेवलेंथ इन मीडियम फार्मूला होता था। इतना जल्दी भूल जाइए तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो आपको वेवलेंथ इन ग्लास निकालना है, यानी वेवलेंथ इन एयर बाई वेवलेंथ इन ग्लास होगा। तो वेवलेंथ इन ग्लास बराबर होगा वेवलेंथ इन एयर, यानी 5460 बाई क्या, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना एंगस्ट्रॉम। इसमें बनाने ना बनाने क्या है, लाइट में अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आएगा एक इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेट, करंट, उस समय कहां से दिमाग काम करेगा? उस समय तो सीधा बाउंस करेगा सब कुछ। चलिए देखिए थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm। आपके घर में खिड़की तो होता ही होगा, ये बात आपको पता है। जब घर में खिड़की जब होता है तो आप बताइए, खिड़की में ग्लास भी विंडो लगा रहता है, तो हम ग्लास विंडो को थोड़ा मोटा कर दिए हैं,
इधर से लाइट आकर कैसे पार कर गया, तिरछा पार कर गया, सीधा पार गया, कैसा हूं पार कर गया, लेकिन पार कर गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थिकनेस जो है इसका वो 4 मिलीमीटर का थिकनेस है ग्लास का। आपका ग्लास का जो थिकनेस है कितना है, 4 मिलीमीटर है। और कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका म्यू का जो वैल्यू है 3/2 है। क्या है, 3/2 है। तो कहता है कितना देर में लाइट इस ग्लास को पार कर जाएगा ये बताइए। कितना देर में लाइट है जो इस ग्लास को पार कर जाएगा ये बताइए। देखिए बार बार क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और मेरा बात मानिए तभी आप लोग का भविष्य और भाग्य बदलेगा। बस इतनी सोच लीजिए। हम बार बार कहते हैं पूरा वीडियो को दोबारा देखिए और तब नोट्स कॉपी बनाइए और डेली हमको भेजिए। नहीं तो जब स्टोर हो जाएगा ना तो बनाने का मन नहीं करेगा। अभी तो 3-4 क्लास हुआ है, 10 क्लास निकल गया ना तो आपको देखने का नहीं मन करेगा। फिर पर डे रूटीन में रहना चाहिए, हमारा ही नहीं सभी टीचर का रहना चाहिए आपका, कि एक बार पहले देख लीजिए और अभी समझ लीजिए। हमसे जो नहीं आता है डायरेक्ट पूछ लीजिए, एकदम ऑफलाइन क्लास के जैसा पूछ लीजिए। आप जो पूछिएगा मैं सारा बताऊंगा। अभी ज्यादा लिखिए उखिए नहीं, अभी सिर्फ समझिए। जब वीडियो हम 1-1.5-2 घंटा 2 बजे तक तो हम अपलोड कर देते हैं, हर हाल में 12-2 बजे तक अपलोड कर देते हैं। उसमें आप क्या कीजिए, फिर से दोबारा वीडियो देखिए और तब नोट्स कॉपी बनाइए और तब होमवर्क बनाइए, तब आपको मजा आएगा। तो आप लोग तो वो सब काम करते नहीं। हाँ 10 वो करते हैं, 10 वो लोग ऐसे हैं कि हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके 2-3 घंटे के बाद उनका होमवर्क आ जाता है। कुछ लोग का रात में आता है और कुछ लोग का तो आता ही नहीं है। जैसे लगता है उनके बदले हम ही वर्क कर दें। देखिए ये 4 मिलीमीटर है आपका थिकनेस, तो कितना टाइम लगेगा पार करने के लिए, तो टाइम निकालना है। और एक बात बताइए, लाइट जो है एक्सेलरेटेड मोशन में होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में होता है? कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकते हैं कॉमन सेंस लगा करके। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। लाइट जब यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो हमको तो एक ही वो फॉर्मूला लगेगा यूनिफॉर्म मोशन में, x बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। तो टाइम बराबर होगा x/v, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जो है हमको पता नहीं है। तो अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला लिखें c/μ, देखिए लिखा हुआ है। इसलिए टाइम बराबर फॉर्मूला होगा, ये थिकनेस से तो x रहेगा ही, और वेलोसिटी ऑफ मीडियम का फॉर्मूला c/μ होता है। तो c नीचे रह जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। अब थिकनेस दिया हुआ है आपका 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, 4 गुने 10⁻³ और आपका दिया मिलीमीटर को मीटर में बदल दिए हैं। म्यू का वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 लिखेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 गुने 10⁸ होता है। देखिए 2 से काटिएगा तो 2 बार का ही कटेगा, ये 3 जाएगा। आपका टाइम जो हो जाएगा 2 × 10⁻11 सेकेंड। इतना सेकेंड में ही आपका लाइट जो है आपके विंडो को पार कर जाएगा। सॉरी 11 प्लस में होगा, माइनस में ठीक है, माइनस में होगा। यानी बात समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन 10th क्लास में भी रिफ्रैक्शन पढ़े थे, लेकिन वहां और यहाँ में बहुत अंतर है। पिछले क्लास में ऑप्टिकल फाइबर की भी बात किए थे, ऑप्टिकल फाइबर भी समझे थे, मिराज भी समझे थे, उसका ग्राफ भी समझे थे। जो लोग का वीडियो कट जाता है, नेटवर्क किसी दिन गड़बड़ रहता है, तो जो वीडियो हम भेजते हैं उसको 4-5 बार देखिए। हमारे वीडियो में तो नेटवर्क नहीं कटता है ना, उसमें 4-5 बार देखिए। जो नहीं समझ आता फिर अलग से भी हमसे डाउट पूछिए। हम कहाँ कहते हैं कि नहीं पूछिए, लेकिन हाँ डाउट पूछिए। ये नहीं कहिए सर दोबारा फिर से पढ़ा दीजिए, डाउट पूछिए। डाउट का मतलब अलग चीज होता है। और आज के बाद हम बोल रहे हैं ना कि आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लेने नहीं देंगे और सारा क्वेश्चन भी बना के आपको भेजना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो में सब कहीं ना कहीं रहेगा, उसको रोक करके वहां से लिख लेना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट वाला सिर्फ छाप देते हैं और हमको भेज देते हैं। वेरी गुड, मतलब जितना शॉर्टकट में काम निकल जाए ना उतना अच्छा है। और हम चाहते हैं कि लॉन्ग कट में काम निकले, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कीजिए। देखिए फिर कहता है, इसे मिक्स भी क्वेश्चन था बहुत सारा, तो हम सारा क्वेश्चन तो अभी नहीं बताएंगे, है ना। तो
सबसे पहले एक 9 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए जो जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, 9 नंबर प्रॉब्लम है ना। 9 नंबर प्रॉब्लम जो है आपका जेईई एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और उसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 गो मीडियम है, ऐसे बनाया हुआ है ऐसे, और 4 मीडियम है ऐसे, 1 2 3 4 मीडियम है ऐसे। सबका रिफ्रैक्टिव μ1 μ2 μ3 और μ4 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक लाइट रे जो है जा रहा है और डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा सा बेंड करके जा रहा है, फिर थोड़ा सा और बेंड करके जा रहा है, फिर इसी तरह से हो गया है, और नेमिंग किया हुआ है कि ए है और ये बी है और यहाँ पर सी है और डी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ ही रहे होंगे आप लोग, हम भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो जाए, यानी कि ए बी, ये ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, यानी यह लाइन और यह लाइन दोनों पैरेलल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। क्या μ1 बराबर μ2 होगा, ऐसा इक्वेशन एक दिया हुआ है, μ2 बराबर μ3 होगा, ऐसा इक्वेशन है ना। आपको μ3 बराबर μ4 होगा, ऐसा एक इक्वेशन है, μ3 बराबर μ4 होगा, ऐसा एक इक्वेशन है, और एक है μ1 बराबर μ4 होगा ऐसा, और मोर देन करेक्ट ऑप्शन है ये, एक से ज्यादा आंसर इसमें सही है। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। एडवांस तो ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, मोर देन करेक्ट ऑप्शन वाला। तो आप लोग बताइए इसमें से कितना आंसर सही है और कौन कौन आंसर सही है, ये बतलाना है। डी सर, डी डी सर, बीडी बीडी, चलिए डी सही है, तो हम एक ही सही है सर। बोले, हाँ तो हम जिनसे पूछेंगे वो एक्सप्लेनेशन सी और बताएंगे, डी। ठीक है। तो बताएंगे कौन, मैं पूछता हूँ मधुप्रिया, यस सर। आप बताइए कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, सर बोलिए। डी। क्यों डी सही होना चाहिए, ये रीजन बताइए आप, सर बोलिए बोलिए जल्दी से, बोलने में शर्माना नहीं, जल्दी से बोलिए, क्यों डी ही सही होगा, हम इस बात की बात कर रहे हैं। चलिए सांभवी आप बताइए। सांभवी जी सर। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और रीजन भी बताना है क्यों सही है। देखिए हमको हड़बड़ी नहीं सिलेबस समाप्त करने का, हमको पता है कि सिलेबस बहुत अच्छे समाप्त होगा, हड़बड़ा के पढ़ाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, रीजन के साथ बतलाना है आपको। सर कंफर्म नहीं पता क्योंकि नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे, और हम आपको पिछले क्लास में इसका रीजन समझा चुके हैं। देखिए जितना असाइनमेंट में क्वेश्चन रहता है ना, वो सब हम पहले आपको बता चुके रहते हैं थ्योरी में, हाँ, लेकिन कह के नहीं बतलाते हैं। चलिए तो आप प्रियांशी बोलेंगे, प्रियांशी यस सर। चलिए बोलिए जल्दी से, कौन सर सा आंसर क्योंकि सही होना, हाँ सर बोलिए। डी, क्यों डी सही होना चाहिए, रीजन बताइए। क्योंकि सर वो पैरेलल है और जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में वापस चला गया। हाँ, यानी पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्ट, देखिए याद कीजिए पिछले क्लास में हम ये वाला फिगर समझाए थे आप लोग को, ध्यान से समझिएगा तब में समझ में आएगा। ये हवा था, इधर इधर वाटर था, फिर ग्लास था, फिर एयर था। तो क्या बोले थे कि रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट किया था पहली बार, तो इधर ना जा करके ये बेंड हुआ था ऐसे, और फिर यहाँ से बेंड हुआ था ऐसे, और लास्ट में क्या हुआ था, दोनों लाइट पैरेलल हो गया था। और तब हम कंडीशन लिखवाए थे कि जिस मीडियम से लाइट चलेगा उसी मीडियम में लाइट अगर दोबारा आ जाए,
डिफरेंट मीडियम से होते हुए, तो अब दोनों पैरेलल यदि हो गया तो दोनों सेम मीडियम रहेगा। यानी कि शुरुआत का मीडियम और लास्ट का मीडियम सेम यदि रहे तो लाइट हर हाल में पैरेलल होगा, और अगर पैरेलल होगा तो दोनों सेम मीडियम होगा, और सेम मीडियम होगा तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा। यही आपका रीजन है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सब लोग को समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं थ्योरी सिर्फ पढ़ने से आप सोच रहे हैं कि महान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारा फिजिक्स में जो थ्योरी है ना, वो हमारे हिसाब से थ्योरी आपका शरीर है और न्यूमेरिकल इसकी आत्मा है ना। शरीर को समझना है कि आत्मा को समझना है, आप समझ सकते हैं बात को, है ना। जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे थ्योरी का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मधुप्रिया अपना माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। अभी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं करना है ना। लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन बनाना है। जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है वो हम समझा देते हैं और फिर अभी बनाना है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट लगेगा, है ना। हम सब क्वेश्चन भेज दिए थे, और इसके बाद इस मीटिंग के बाद फिर थ्योरी हम लोग का चलेगा अभी। देखिए इसमें कहता है कि एक आपका ग्लास रॉड है, ऐसे एक ग्लास रॉड है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है आपका एक ग्लास रॉड है इस तरह से। ठीक है, इस ग्लास रॉड में ये डॉटेड लाइन इसका एक्सिस है। कहता है यहाँ पर एक लाइट को इंसिडेंट करवाया गया है थीटा एंगल पर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कहता है जाना चाहिए था इसको इस तरफ, लेकिन उधर तो जाएगा नहीं, ये चला गया इधर इधर यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद ये इंटरफेस को ग्रेज करने लगा। मतलब लाइट जो है यहाँ से ऐसे चला और इंटरफेस में ग्रेज करने लगा। जो मीडियम यहाँ पर एयर है वही मीडियम यहाँ पर भी एयर है। लेकिन आपका क्वेश्चन में कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस मटेरियल का म्यू का जो वैल्यू है वो 2/√3 है। कितना है? 2/√3 है। तो कहता है कि थीटा एंगल क्या है ये बता दीजिए हमको। कहता है वही कह रहा है इंसिडेंट एंगल थीटा क्या होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू क्या है ये बतलाना है। यह क्वेश्चन कितने लोगों से बना है? हमको तो भेजते आप लोग नहीं है, है ना। 3-4 को भेजते उनका चेक करके, है ना। बाकी हम भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पर डे के हिसाब से पढ़िए, बस इतना ही सोच लीजिए। नहीं तो बोलिए हम 2-4 दिन क्लास बंद कर देते हैं, पीछे आप लोग रिकैप कर लीजिए, उसका फिर क्लास चालू करेंगे। हड़बड़ाने की क्या जरूरत है, सारा सिलेबस समाप्त होगा। अगर वैसा है कि अगर आप लोग को लग रहा है कि जल्दी जल्दी सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो गया तो 2-3 दिन का छुट्टी दे देंगे, है ना। समर वेकेशन ऐसे भी चल रहा है सब जगह। ठीक है, नहीं तो अपने से मेहनत करके आगे बढ़िए। कुछ लोग आगे आपसे हो जाते हैं और कुछ लोग पीछे हो जाते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आता अच्छा से। देखिए मैं बताता हूं ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब उसको कोशिश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ ग्लास से हवा में जा रहा है लाइट, और आर का वैल्यू जो है यहाँ पर 90 डिग्री हो गया है। तो यहाँ आर का वैल्यू अगर मतलब ग्लास से हवा में जा रहा आर का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया तो अनुष्का कुमारी बताएंगे, सॉरी अनुष्का का माइक ही गड़बड़ हो रहा है अभी, है ना। तो हर्षराज बताएंगे कि यहाँ पर ये बताइए इस एंगल को क्या नाम से कहेंगे, इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा? डेल। दिलखुश आप बताइए जी। हाँ क्रिटिकल पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल। सर वो सब लाइट याद तो ग्लास हाँ, में ही बोलिए। रह जा रहा है। हाँ ग्लास के इंटरफेस पर रह जाता है। तो जब ये आर 90 डिग्री हो तो इंटरफेस पर चला जाता है, तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, इसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और जब क्रिटिकल एंगल सही है सर। सर बना के भेज दिए हैं, देख लीजिए। आपका बिल्कुल सही है, आंसर हम देख लिए, जो जो भेजे हैं सबका देख लिए। चलिए इधर देखिए, अब हम भी थोड़ा बना लेते हैं, हम भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए तो आपको कुछ से करवाना पड़ेगा।
आज जो होमवर्क ज्यादा दिन नहीं बनाइएगा ना, उनके घर पहुंच जाएंगे लाठी लेके, समझ जाइए एक आदमी, तब समझ में आएगा। देखिए इधर ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत कहाँ से करना है, तो शुरुआत इधर से कभी नहीं कीजिए। ये तो हम आपको हिंट कर रहे हैं, एग्जाम में अपने से सोचना है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए बात समझ लिए पहले, यहाँ पर पहले आप बनाते, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, तो वहां पर हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, तो यहाँ नाम लिख दीजिए अपने से, P और Q नाम लिख दीजिए। लिखिए एट पॉइंट Q पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि क्रिटिकल एंगल की बात हो रहा है। तो देखिए फार्मूला होता है μ1 sin i, फार्मूला को ध्यान दीजिए, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r होता है, बात को समझिए। और ये फार्मूला स्नेल्स लॉ होता है, 10th वाला जो याद करके रखिएगा ना कि म्यू बराबर sin i बटा sin r, वो तो गए, उनसे क्वेश्चन ना बनेगा, उसको भूल जाइए। μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, और हम μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम किधर, जिधर से लाइट जा रहा है वो फर्स्ट मीडियम, और जिधर को जा रहा है सेकेंड मीडियम। तो इस केस में अभी ग्लास जो है फर्स्ट मीडियम है, हवा जो है सेकेंड मीडियम है, इसका मतलब μ1 के बदले ये पुट करना पड़ेगा 2/√3, और साइन c पुट करना पड़ेगा यहाँ पर इक्वल टू μ2, तो हवा है तब μ2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुने साइन 90 पुट करना पड़ेगा, बात समझ लीजिए। तो साइन c बराबर जो हो जाएगा फार्मूला √3/2 हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे, तो साइन c, तो c बराबर जो आ गया √3/2 आने की 60 डिग्री आ गया। इतना बात पहले समझ लीजिए, कितना डिग्री आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया c का वैल्यू। अब जरा गौर कीजिए, इस ट्रायंगल में पी क्यू यहाँ पर आर मान लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलिए, तो इस ट्रायंगल चलिएगा तो सी आई प्लस 90, और अगर इसको आप आर मानते हैं तो आर निकलेगा, यानी सी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ सम को आर निकल जाएगा, क्योंकि ये पता है कि 60 डिग्री है, तो 60 प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए आर बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी आर बराबर आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। देख लीजिए ध्यान से। अब फिर से एट पॉइंट पी पर आइए, एट पॉइंट पी पर आइए, तब लगाइए फिर से स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ फिर से चलेगा, जहां रिफ्रैक्शन हुआ स्नेल्स लॉ तो आएगा ही, यही तो एगो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फिर से वही लिखना है, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, फार्मूला नहीं बदलता ये, लेकिन हाँ आपका कंसेप्ट बदलना पड़ेगा। आप बताइए कि इस केस में फर्स्ट मीडियम हवा है, सेकेंड मीडियम, क्योंकि लाइट जो है हवा से ग्लास में जा रहा है, लाइट जो है हवा से ग्लास में जा रहा है, 2 बार बोल दिए हैं, इसीलिए मीडियम फर्स्ट ये हुआ, मीडियम सेकेंड। तो μ1 का वैल्यू अब की बार 1 है, और साइन आई के बदले थीटा है, आई के बदले ही यहाँ थीटा दिया हुआ है, और साइन आर μ2, तो μ2 का वैल्यू है 2/√3 है, 2 बाई क्या है आपका √3 है, और साइन आर का वैल्यू जो है अभी निकाले थे 30 डिग्री, तो साइन 30 हाफ होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर आ गया 2/√3 इंटू 1/2 कट करके 1/√3 आ गया। तो थीटा इक्वल टू जब लिखिएगा तो साइन को उधर ले जाइएगा, तो साइन इनवर्स में चला जाएगा और 1/√3 आएगा। लगता है बहुत लोगों का आंसर आप लोग का गलत था, एक के स्टेप में आप लोग आंसर बना लिए थे। अब कोई परेशानी है तो बताइए, समझ में आ गया सभी लोग को, बोलिए जल्दी से। किन्हीं को कहीं डाउट है तो बोलिए, समझने में किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो से फिर से देख करके बनाना है आप लोग को, ठीक है? क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहीं से काम कर लेते हैं और दोबारा आप थ्योरी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लगता है मेरे आवाज से आप लोग को कोई परेशानी है, नहीं, मेरा आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए दोबारा वीडियो चालू नहीं करते हैं। चलिए और ऐसा क्वेश्चन बताएं,
और दमदार क्वेश्चन एक जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि आगे थ्योरी पढ़ाएं। जैसा आप बोलिएगा वैसा, ऐसे आप लोग को होमवर्क हम लिख देते हैं। होमवर्क आप लोग अगले क्लास में कौन कौन क्वेश्चन बना के रखिएगा वो वाला समझ लीजिए। 10 नंबर तो हर हाल में बनाना है ना। 10 नंबर एक क्वेश्चन है ना। दूसरा 13 नंबर क्वेश्चन बनाना है, 13 नंबर क्वेश्चन बनाना है, 14 बनाना है और 15 बनाना है। इतना क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बना के रखना है। बाकी अभी हम आगे थ्योरी अब पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर लेंस तक जब पहुंचेंगे ना तो सब मिला के पढ़ाएंगे, ठीक है। जब लेंस तक फिर पहुंचेंगे तो सारा जो है फिर से मिक्स क्वेश्चन भी चलेगा, ऐसा नहीं कि मिक्स क्वेश्चन नहीं चलेगा। तो अब हम लोग पढ़े थे सिर्फ आपका क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक का थ्योरी भी अपने मन से किन्हीं सब लोग को कुछ ना कुछ लिखना था, लेकिन बहुत लोग तो कुछ लिखते नहीं है, तो हम क्या करें, है ना। चलिए तो आगे का जो थ्योरी है अब हमको पढ़ना है, जो है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में सेकंड में आपको पढ़ना है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसेप्ट, जो पिछले क्लास में बोले थे। एपरेंट और रियल डेप्थ का कंसेप्ट कहाँ होता है, इसका अनुभव आप लाइफ में बहुत बार किए हैं, 1-2 बार नहीं किए हैं। पिछले क्लास में भी बोले थे, क्या बोले थे कि एक्वेरियम में जब मछली रखते होंगे, मतलब शहर वाले लोगों के लिए बता रहे हैं, तो मछली को अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखिएगा ना एक्वेरियम में घूम घूम करके, तो कभी मछली बड़ा दिखेगा, कभी लंबा दिखेगा, कभी छोटा दिखेगा। ये सब जो पोजीशन है आपका किसका है, चलते हैं वही आपका, मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसके चलते ये होते रहता है। कभी कभी तालाब में देखिएगा कि बड़ा मछली है, आज जब बंसी में फंस के ऊपर आ गया था, छोटा मछली हो गया जाल में जब फंस के आ गया, तो क्योंकि वो आपका व्यू है, आपको लग रहा था बड़ा था, बड़ा नहीं था, छोटा मछली था, वो देखने में वैसा लगता है। क्यों लगता है उसका रीजन समझते हैं, उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज एपरेंट और रियल डेप्थ में रिलेशन, यानी एपरेंट और रियल। एपरेंट मतलब होता है, जो लोग नहीं जानते सुन लीजिए ध्यान से, एपरेंट मतलब होता है आभासी, जो आपको अनुभव हो, और रियल का मतलब वास्तविक, जो है वो तो है। तो रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में 2 केस होता है, हम दोनों केस का डिस्कशन करेंगे। रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ, लगता है रेड वाला कलर थोड़ा आप लोग को कम दिखता होगा, अच्छा तो ब्लैक से ही लिखेंगे जनरली। देखिए केस इसमें 2 है। तो पहला केस में हम वो केस पढ़ाते हैं जो आपको जल्दी समझ में आए। जल्दी समझ में आने का मतलब क्या है, जो आपके डेली लाइफ में आपको नजर आता हो, और हमेशा इस बात पर आप ध्यान देते होंगे कि ये चीज को आप देखते हैं, उसी को हम लोग मतलब सबसे पहले देखेंगे। और जब 2 चीज उल्टा पढ़ना होना तो किसी एक चीज का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, दोनों का नहीं, क्योंकि एक का याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रखेगा, दोनों रख लेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए एक घटना जो है आपके साथ हमेशा होता है, आज भी आप उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं हमारे क्लास खत्म होने के बाद। तो कैसे करेंगे, तो अपने अपने बाथरूम में जाना है और थोड़ा सा बड़ा बाल्टी लेना है। बड़ा बाल्टी में क्या करना है, पानी पूरा भर देना है, लबालब एकदम, थोड़ा ऊंचा हाइट वाला पानी होना चाहिए, बाल्टी होना थोड़ा हाइट वाला। बड़ा बाल्टी मतलब चौड़ा वाला नहीं, हाइट वाला होना चाहिए। उसमें पानी लबालब भर दीजिए, है ना। उसके बाद पानी को शांत होने दीजिए और लाइट जला लीजिए। उसके बाद जब बाल्टी के अंदर ताकिएगा ना तो लगेगा पेंदी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। पानी के अंदर से जब देखिएगा उसका बॉटम यानी पेंदी को, बाल्टी का पेंदी को, तो लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है, और बाहर से देखिएगा तो लगेगा कि नीचे है ना। तो ये व्यू क्यों हो रहा है, तो यानी कि इस केस में जो हम लोग केस देखते हैं जनरली, जैसे तालाब में आप मछली को देखें, यह केस, ये सारा केस में हम ऑब्जर्वर हुए और ऑब्जेक्ट हुआ वो मछली, ऑब्जेक्ट हुआ वो बाल्टी का पेंदी, मतलब जो भी है, आई एम ऑब्जर्वर। तो हम लोग ऑब्जर्वर हैं,
तो ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है। हम लोग चूंकि हवा में रख के सब चीज का स्टडी करते हैं और हवा रेरर मीडियम है, क्योंकि इन जनरल एयर और वैक्यूम का रिफ्लेक्टिवनेस सेम माना जाता है, लेकिन सेम होता नहीं है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। इसलिए हम लोग, जैसे कि वैक्यूम का 1 होता है और एयर का होता है 1.000 फिर 1 होता है, तो लगभग उसको 1 ही मान लेते हैं। इसीलिए तो हम लोग को जो करना है वो क्या करना है, एक ही फॉर्मूला आज रखना है रियल और एपरेंट में। कौन? ऑब्जर्वर इज इन रेरर मीडियम, क्योंकि हम हर बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ऑब्जर्वर जो है रेरर मीडियम में है और डेंसर मीडियम में कोई दूसरा चीज है, मछली हो, पानी हो, समथिंग ऑब्जेक्ट कोई भी हो, उसका स्टडी। तो सबसे पहले इसीलिए उसी का डेरिवेशन करेंगे और यही डेरिवेशन 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है। तुरंत इसका डेरिवेशन करेंगे, तुरंत इसका क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, आज ही तुरंत क्वेश्चन बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए सबसे पहले बात ये समझ लीजिए, ऑब्जर्वर कंडीशन एकदम याद है, ऑब्जर्वर इज इन कहा, ऑब्जर्वर इन डेंस रेरर मीडियम, रेरर मीडियम। और देखिए ऑब्जेक्ट एंड लिख देते हैं, ऐसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख देते हैं एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। लिखना नहीं चाहिए था लेकिन लिख दे रहे हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस का बात है ना। आप बताइए रियल और ऑपरेंट का कंडीशन कब आएगा, जब दो चीजें दो डिफरेंट मीडियम में हो। मतलब आप हवा में हैं, हम भी हवा में, आप मतलब हम दो हैं रूम में बैठे हुए हैं, तो रियल ऑपरेंट का बात थोड़ी होगा, सेम मीडियम में नहीं होता है। एक अलग मीडियम में हो, दूसरा अलग मीडियम में हो, तब रियल ऑपरेंट की बात होगी, नहीं तो रियल ऑपरेंट का कोई मीनिंग नहीं है, सेम मीडियम में मीनिंग नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हम तो बहुत सारा पक्षी को हवा में देख रहे हैं, बिल्डिंग हवा में देख रहे हैं, आपको हवा में देख रहे हैं, मतलब सेम मीडियम में ऑपरेंट और रियल का कंसेप्ट डेवलप नहीं होता। इस बात को पहले ध्यान लीजिए, दो डिफरेंट मीडियम में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अलग मीडियम में होना चाहिए, ऑब्जर्वर अलग मीडियम में होना चाहिए, तब रियल ऑपरेंट की बात होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जर्वर इज इन रेरर मीडियम, इतना ही से पता चल जाता कि ऑब्जर्वर अगर रेरर में है तो ऑब्जेक्ट को डेंसर में रहना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। लेकिन पूरा लिख दिए हैं क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा समझदारी अभी कम है, लेकिन ज्यादा समझदारी बढ़ाने के लिए बार बार एक चीज को रिपीट करना रहता है। जिस चीज जो व्यक्ति 5 बार 6 बार एक चीज को पढ़ लेगा ना, उसका एकदम पक्का कंसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं आपका डायग्राम, चलिए इधर ही डायग्राम बनाते हैं। आप ऑब्जर्वर जो है रेरर मीडियम में है ना, ये है रेरर मीडियम में। देखिए ध्यान से समझिएगा, बार बार कहते हैं लाइट में रेरर मीडियम को ऊपर दिखाया जाता है, रेरर मीडियम को ऊपर दिखाया जाता है और डेंसर नीचे दिखाया जाता है। तो रेरर ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ है, डेंसर मीडियम में। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेंसर मीडियम में है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। कौन मीडियम है, डेंसर मीडियम है। लेकिन एक बात याद कर लीजिए, आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है और हम सारा कंफ्यूजन को छोटा करने की कोशिश में रहते हैं। हम बार बार कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुसार आप मीडियम को डिफाइन, मतलब कि पहला मीडियम और दूसरा मीडियम जो बोलेंगे, फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। जहां ऑब्जेक्ट होगा, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुन लीजिएगा, लिखेंगे नहीं, इसलिए बोलते हैं बार बार, वीडियो दोबारा देखिए। जहां ऑब्जेक्ट होगा या जहां से लाइट आ रहा होगा वह फर्स्ट मीडियम होगा, बाकी दूसरा सेकंड मीडियम होगा। जहां ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो रेरर में हो, चाहे डेंसर में हो या महा डेंसर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने की जो आपका डेंसर मीडियम, जो मतलब जो ऑब्जेक्ट जहां रहेगा वो फर्स्ट मीडियम कहलाएगा, या जहां से रे आएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर ये है तो डेंसर मीडियम ही ये फर्स्ट मीडियम है, यही μ1 होगा और यही μ2 होगा, इस बात की गारंटी है, इसको समझ लिए ध्यान से। अब कोई लाइट रे अगर यहाँ चलना शुरुआत किया तो नॉर्मली इंसिडेंट में ये सीधा बाहर निकल जाता है। एक ही तो कंडीशन है, नॉर्मल इंसिडेंस में प्लेन मिरर पर गिरे या कोई मिरर में, वो सेम पास से लौट जाता है। और रिफ्रैक्शन में अगर नॉर्मली इंटरफेस पर गया तो सीधा उधर ही चलते चला जाता है, इधर उधर में होता है। लेकिन यदि कोई लाइट रे यहां से ये ऐसे भागने की कोशिश करे,
तो अब जब ये इधर से ऐसे भागने की कोशिश करेगा तो अब तो बेचारा इस प्रोसेस में इस पाथ पर ये जा ही नहीं पाएगा। कहीं सर क्यों नहीं जा पाएगा? तो यहाँ नॉर्मल दिखाएंगे, यहाँ क्या दिखाएंगे? नॉर्मल। क्या दिखाएंगे? नॉर्मल। और बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, जब नॉर्मल दिखाएंगे तो अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल आप दिखा दिए तो आपको तो पता है ना, इसलिए आंसर जल्दी से बोलिएगा। क्या बोलना है आंसर? कि अगर डेंसर से रेयर में लाइट जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ना। यस सर। चलिए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हम बना रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल बना रहे हैं। देख लीजिए अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी लाइट इधर चला गया। देख लीजिए लाइट किधर चला गया? इधर ना चला गया। देख लीजिए लाइट इधर चला गया, ये लाइट इधर चला गया। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि ये इंसिडेंट एंगल आई हुआ, ये इंसिडेंट एंगल आई हुआ और ये एंगल आर हो गया। हो गया कि नहीं? आप ही बताइए। अब आप लोग ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, हम ऑब्जेक्ट से दो लाइट निकाले हैं। इमेज बनाने के लिए हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट से दो लाइट निकालिए। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आप उसको क्या कीजिए? दो लाइट से मैच करवाइए, और जहां दोनों मिलन हो उसी को हम लोग इमेज फॉर्मेशन कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए ऑब्जेक्ट से वो लाइट निकल के ऐसे सीधे भाग गया और दूसरा लाइट लो जो गए वो इधर भाग गया, तो बताइए दोनों कभी मिलन होगा? बोलिए जल्दी से। तो रियल इमेज तो बनेगा नहीं, तो रियल इमेज नहीं बनेगा, दोनों का मिलन होने वाला नहीं है। तो रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग खींच करके वर्चुअल इमेज बनाते थे। तो इसीलिए हम पहले ही इधर इसको खींच दिए थे, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये जो हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपका इमेज यहाँ बनेगा। ये इमेज का पोजीशन हुआ, देख लीजिए ध्यान से, किसका पोजीशन हो गया? इमेज का। लाइट जा रहा था उधर लेकिन गया नहीं, तो इमेज तो इधर बन गया। यही आपके साथ दुर्घटना होता है बार बार। आप अब बताइए, ये दिस इज द एक्वेरियम, हम इसको क्या करते हैं? इसको घेर देते हैं। यही आपका मछली वाला एक्वेरियम है, ये है ना। मछली है यहाँ पर, तालाब है, मछली यहाँ है, लेकिन उसका प्रतिबिंब यानी इमेज कौन वाला? वर्चुअल इमेज यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि अरे तालाब में तो मछली ऊपर ऊपर चल रहा है, ऊपर ऊपर नहीं चल रहा, नीचे चल रहा है, वो आपको दिख रहा है। अब सोचिए, आज तक बचपन में हम भी, हमारे घर के जस्ट सामने तालाब था, जहाँ हम बचपन में रहते थे, जस्ट घर के सामने तालाब था और खूब मछली हुआ करता था। तो पत्थर उठा के मछली को मारते थे, लेकिन आज तक एको मछली मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? अब सोच लीजिए। इसलिए नहीं मरा कि मछली दिखता था हमको यहाँ, और हम यहाँ से ढेला मारते थे, यहाँ पर मछली रहता था नीचे, कभी लगेगा उसको? पहले से फीस पढ़े रहते तब ना निशाना लगाते थोड़ा नीचे का, ये तो बड़ा गजीब हो जाता था। यानी आप लोग को भी नदी, तालाब में, एक्वेरियम में जहां मछली दिखता है वहां रहता ही नहीं है। बड़ा अजीब घटना है, बस समझ लीजिए बात को। यही होता है रियल अपरेंट में आभासी। इसी तरह से नेचर में बहुत सारे फिनोमेनाएं होते रहती है, जो आपको कुछ दिखता अलग है लेकिन वहां होता ही नहीं है। आए बात समझ में? तो जब हम ऑब्जर्वर डेंसर रेरर मीडियम में हैं, देख लीजिए हम रेरर मीडियम से देख रहे हैं, अपना आंख इधर से लगाए हैं, आंख इधर से लगा के देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है मछली यहाँ, रियल में है यहाँ। बताइए बहुत बड़ा घोटाला है कि नहीं आपके साथ? आप सोच लीजिए आपके व्यू में कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए अब इसका नेमिंग करते हैं, इसको ओ लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर एक पॉइंट ए लिख देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बी लिख देते हैं। अब इसका डेरिवेशन है, अब इसका क्या है? डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डी का मतलब होता है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और वह है ए से ओ की बीच की दूरी, और एक होता है एपरेंट, एपरेंट डेप्थ, उसका सिंबल कुछ नहीं होता है, हम एपरेंट डेप्थ को ए आई से डिनोट कर दिए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, हेयर
देखिए यहाँ पर कंडीशन में क्या है आपको पढ़ना वो समझिए, इसी कंडीशन पर ये डेरिवेशन चलता है। मतलब इस सारांश का डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, व्हेन पॉइंट बी, या ऐसा लिख सकते हैं इसको और अच्छे से लैंग्वेज में, फॉर नॉर्मल व्यू पॉइंट बी जस्ट coincide the point A, आने की नॉर्मल व्यू के लिए बी पॉइंट जस्ट ए से कॉन्साइड कर जाएगा तो आई और आर एंगल तस्मल होगा, देन तब एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल, क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तब तो जब बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। अब एंगल की बात कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इधर बोर्ड पर एक बार समझाएंगे, नहीं तो बार बार वीडियो रिपीट करके रिप्ले करके देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये एंगल आपका आर है, तो ये इसका डॉटेड लाइन इधर हो गया ये वाला, ये रेड लाइन इधर वाला हो गया, तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है वो आर होगा। बात समझ लीजिए। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसलिए ये एंगल भी आर हो जाएगा। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इस लाइन के हिसाब से ये एंगल भी आई हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं सभी लोग को, ये बोलिए अब देख लिए ध्यान से। यस सर। यस सर। नहीं तो बार बार रिपीट करके आपको वीडियो में देखना पड़ेगा कि हम कैसे समझाए हैं। जो बात समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ में चलते हैं। देखिए जब एंगल छोटा होता है ना तो tan थीटा और sin थीटा का बराबर वैल्यू होता है। तो ए बी ओ में चलिएगा तो tan i बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो tan i इक्वल टू sin i हो जाता है, और ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए बी बटा ए ओ, यानी ए बी बटा ए ओ हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका। उसी तरह से देखते हैं इन ट्रायंगल किसमें, ए बी आई में चलते हैं, ए बी आई में चलते हैं, इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से लिखाएगा कि tan r बराबर होगा sin r होगा। अब बताइए कि यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए बी बटा ए आई होगा, ए बी बाई क्या होगा, ए आई होगा। अब हम पहले ही बोल दिए हैं कुछ भी कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन एक बार स्नेल्स लॉ का दर्शन तो करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन में। जब तक रिफ्रैक्शन चलेगा, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, बिना स्नेल्स लॉ के दर्शन के बिना काम नहीं चलेगा। तो बात समझ लीजिए, बाय स्नेल्स लॉ चलेंगे, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे μ1 sin i यानी μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, तो लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। इसके बाद हम इधर आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट मीडियम आपका ये वाला है, तो μ1 ये हो गया, साइन आई का वैल्यू देखिए आ गया है ए बी बटा ए ओ आ गया है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या आ गया, ए बी बटा ए ओ आ गया है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी बटा ए ओ है, इक्वल टू μ2, तो μ2 भी लिखेंगे, और साइन आर का वैल्यू ए बी बटा ए आई आ गया है। ये भी बात आपको समझ में आ गया है। तो देखिए ए बी कट गया, आपको निकालना है ए आई, एपरेंट निकालना है, ये वाला एपरेंट निकालना है आपको। इसलिए ए आई बराबर हो गया आपका, ए आई बराबर, इसको इधर ले जाइएगा तो हो जाएगा μ2 बटा μ1 और इनटू क्या, ए ओ।
यानी कि एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा, देख लियो ध्यान से फार्मूला। एपरेंट डेप्थ का फार्मूला ये हो जाएगा आपका, ये हो गया एपरेंट, यानी कि एपरेंट डेप्थ बराबर होगा μ2 बाई μ1 इंटू रियल डेप्थ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं और आगे, ये भी फार्मूला हो गया, ऐसा नहीं कि ये फार्मूला नहीं, ये भी फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है एपरेंट बराबर μ2 बाई μ1। लेकिन अगर सेकेंड मीडियम एयर हो जाए, जैसा इसमें लिख रहे हैं, सेकेंड मीडियम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर हवा में रहे, जैसे हम लोग हर बार हवा में रहते हैं, तो इफ सेकेंड मीडियम इज एयर, इफ सेकेंड मीडियम इज एयर, अगर सेकेंड मीडियम एयर हो जाए, देन तब आपका क्या होगा, μ2 बराबर 1 हो जाएगा और μ1 बराबर μ मान लीजिएगा। तब μ2 बराबर 1 हो गया, μ1 बराबर μ हो गया, तो म्यू को इधर ले आइएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा आपका AO बटा AI, यानी फार्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह से। अब कंसेप्ट फार्मूला ये वाला याद रखना मेनली, देखिए ये तो सारांश समझने वाला बात था, सारांश सबसे लास्ट में ये वाला याद रखना है। ये वाला याद रखिएगा तो लाइफ में कभी कष्ट नहीं होगा। और इसको याद करने का एकदम बेहद आसान फंटास्टिक तरीका आपको बता रहे हैं। कहिए क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से कभी छोटा होता है क्या, ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। क्या होता है, ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। अब अपने बाथरूम में चले जाइए, बाल्टा का पेंदी ऊपर की ओर दिखता है, तो जो दिखता है वो अपरेंट होता है। बाल्टा का पेंदी ऊपर की ओर दिख रहा है, उठा हुआ जो दिख रहा है वो अपरेंट होता है, इसका मतलब रियल ज्यादा होगा। और ऐसा तो आप एक्सपेरिमेंट करके याद कर सकते हैं। तो म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा होना के लिए, 1 से ज्यादा होने के लिए रियल बटा अपरेंट की अपरेंट बटा रियल होना चाहिए। ये बात समझ लीजिए, वहां से पिक्चर से याद कीजिए, मतलब बाथरूम में जाके फॉर्मूला याद करना है। कहाँ, बाथरूम में जाके याद करना है। बाल्टा में पानी भर लेना है, देखना है कि पेंदी जो है ऊपर उठ गया, यानी ऊपर उठ गया तो दिस इज द अपरेंट, ये अपरेंट है। और रियल वाला तो ज्यादा है और म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो रियल बाई अपरेंट आपका यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ कहाँ, जब ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। इतना बात समझने में किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको जरूर बोलिए, कोई कष्ट है तो आप बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गया, बोलिए जल्दी से आप। हाँ बोलिए सर, अगर पानी में रखकर देखेंगे तो कैसा अभी दिखेगा? उसका कंडीशन वो तो बता रहे हैं ना, अभी इसको समझ में आया कि नहीं, तब ना उसका उल्टा कंडीशन की बात करेंगे। अभी तुरंत उसका भी कंडीशन बात होगा, पहले ये कंडीशन समझ में आया कि नहीं ये बताइए आप। यस सर। आप फार्मूला कहाँ याद करना है, जाके पता चल गया ना, बाथरूम में जाके याद करना है, तभी याद रहेगा, अन्यथा समझ लीजिए गड़बड़ हो सकता है। तो अब मिटा दें इसको, आगे बढ़े ना। यस सर। हम बोल रहे हैं अब स्क्रीन शॉट लेने बहुत कम देंगे, आप लोग को फिर से दोबारा प्ले करके वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 को स्टूडेंट के गार्जियन को फोन किए तो जानते हो क्या किए, हम ही को धोखा दे दिए। स्क्रीन शॉट वाला केवल उतार लिए, कैलकुलेशनों करके नहीं भेजे हैं, जैसे लगता है ना कि हम पर मेहरबानी कर रहे हैं, है ना। वो क्लास रूम में रहते तब ना लाठी से ठोकाते हैं, तो इतना दूर है इसलिए क्या कहें हम। लेकिन बम फूटेगा, डेली फोन करते हैं 2, 4, 5, 10 वो के पास, है ना। अभी तो धीरे धीरे बम फूटेगा, और नमक मिर्ची लगा देंगे ना तो सीधे एकदम धमाका होगा, समझ लीजिएगा, सीधे क्या होगा, धमाका होगा। तो अभी ये इसका डेरिवेशन समाप्त नहीं हुआ था, आप कहाँ भ्रम में हैं, अभी इसका डेरिवेशन समाप्त नहीं हुआ था, अभी तो इसी का आगे बढ़ना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी जो हम लोग कर रहे थे रियल अपरेंट में, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, यहां से ये था ऑब्जेक्ट। अभी इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये जा नहीं रहा था इधर, है ना, ये बेंड कर गया था आपका इधर, ऐसे चला गया था इधर, यहाँ से नॉर्मल ऐसे खींच दिए थे, ये आर हो गया था, इंसिडेंट एंगल आई था, ये पूरा आर था, ये आर था, ये आई था, ऑब्जेक्ट था, इमेज था, ए था, बी था, यही था कंडीशन। अभी
और आपको इतना याद है कि रिफ्रैक्टिव अगर ये हवा है यानी सेकेंड मीडियम जो है वो 1 है, तो फर्स्ट मीडियम अगर म्यू मान लीजिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा रियल बटा रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। इस बात को समझ लीजिए, एपरेंट डेप्थ, बात को समझ लीजिए। यही फॉर्मूला मेनली याद रखना है, और याद रखने का तरीका जो मेरा है बहुत अच्छा है, इसमें तो हम कंफ्यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम हर हाल में बाथरूम में जाके फॉर्मूला याद करते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है यहाँ दिख रहा है यहाँ, तो इसका शिफ्टिंग ना हो गया, तो इस शिफ्टिंग को कहते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल शिफ्टिंग। तो नॉर्मल शिफ्टिंग जो होगा, नॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका नॉर्मल शिफ्टिंग क्या होगा? तो देखिए यहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो एओ है रियल और ए आई है एपरेंट, ये दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, और ये है रियल, तो शिफ्टिंग तो ये न हुआ। यानी कि फिर दूसरा फिगर बना रहे हैं, फिर से आपको उसी तरह से बनाना पड़ेगा कॉपी में भी। वो जो पहले पढ़ाए वो हो गया वहां तक खत्म, उसका फिर से ये फिगर बना के ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और ये दूरी को हम लोग कहते हैं क्या? नॉर्मल शिफ्टिंग। नॉर्मल शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब होता है अपना स्थान बदल लेना, अपना पोजीशन बदल लेना हर हाल में, इस बात को समझ लीजिए। तो नॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? तो नॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा आपका समझ सकते हैं, एओ में से ए आई घटाना पड़ेगा, यानी रियल में से आपको एपरेंट घटाना पड़ेगा। तो रियल में से जब एपरेंट घटाएंगे तो रियल को तो रियल लिखेंगे, और एपरेंट बराबर देखिए क्या लिखे, एपरेंट को इधर लेके चले आइए। देखिए वीडियो इसीलिए बार बार देखने बोलते हैं, यहाँ एपरेंट को इधर लेके चले आइएगा और म्यू को उधर, तो होगा एपरेंट बराबर भी हो जाएगा रियल बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए नॉर्मल शिफ्टिंग जो होगा वो आपका समझ जाइए, रियल आ गया कॉमन, रियल डेप्थ हो गया कॉमन, और हो गया 1 - 1 बाई म्यू हो गया। फार्मूला याद होना चाहिए। हम पूछेंगे क्या? जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बताइए। जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बताइए। तो रियल एपरेंट डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ बोलना पड़ेगा, और फिर कहेंगे उसी कंडीशन में नॉर्मल शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होगा ये बताइए। तो आपको बोलना पड़ेगा रियल डेप्थ गुने 1 - 1 बाई म्यू। आए बात समझ में कि नहीं आए बात समझ में? अब किन्हीं को इतना में कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि फिर से मीटिंग 10 सेकंड में कटने वाला है और फिर से दोबारा तुरंत ज्वाइन करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं ले, है ना। यानी ऑब्जर्वर जब डेंसर मीडियम में आ जाए, यानी केस सेकंड में है, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए डेंसर मीडियम यानी चश्मा लगा के पानी के अंदर घुस जाइए आप। हम हमेशा रेयर मीडियम को ऊपर दिखाते हैं क्योंकि बुक में ऐसा रहता है, और डेंसर को नीचे दिखाते हैं क्योंकि बुक में ऐसा रहता है। अब ऑब्जर्वर जो है डेंसर मीडियम यानी चश्मा लगा के आप यहाँ जाइए, और आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है ना। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इधर है, ऐसे डॉटेड लाइन हम बना दिए केवल, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आपका ये है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अगर आप यहां से लाइट को ले जाइएगा ऐसे तिरछा ऐसे, तो लाइट तो अब इधर जाएगा नहीं, ये बात आपको पता चल गया होगा, क्योंकि रेयर से डेंसर में जब जाएगा तो लाइट कभी उधर जा ही नहीं सकता। तो पहले तो नॉर्मल वो खींचेंगे फटाफट ऐसे। अब नॉर्मल खींच दिए तो लाइट जो है रेयर से डेंसर जाता है टुवार्ड्स नॉर्मल, किया भी फ्रॉम नॉर्मल, बोलिए जल्दी से। टुवर्ड्स नॉर्मल। वेरी गुड। तो टुवार्ड्स नॉर्मल जब जाएगा तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा।
यानी लाइट जाना चाहिए था, इधर चला गया इधर, तो कहे सर इधर से ऊपर से क्यों खींचे थे? तो हमारे पास सिस्टम नहीं है मिटाने वाला, इसलिए इधर से डॉटेड लाइन खींच दिए थे। यानी कि आप बात समझ लिए ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो नॉर्मल को भी थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाते हैं, ये नॉर्मल है। देखिए एक बात तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल आई है। ये बात आपको समझ में आता होगा। इसी एंगल को आई कहते हैं और इस एंगल को आर कहते हैं कि नहीं? अब ये आर जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लाइन है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इधर की ओर है, तो ये आर इधर होगा। इस बात को समझ लीजिए, ये आर इधर होगा, तो ये आर इधर होगा। तो इमेज तो आपका यहाँ बन रहा है ना, इमेज अब यहाँ बन रहा है, देख लिए ध्यान से, दिस इज द इमेज यहाँ बन रहा है अब। तो ये एंगल जो डॉटेड लाइन है, अब ये एंगल आर यहाँ चला जाएगा, ये वाला एंगल आर यहाँ चला जाएगा और ये एंगल आई यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर अगर पॉइंट ए लिखते हैं, यहाँ पॉइंट अगर बी लिखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है। ऑब्जर्वर कहाँ है? तो ऑब्जर्वर यहाँ है अब, और ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में है। तो देखिए ध्यान से, दोनों उल्टा क्या हुआ। जब ऑब्जर्वर डेंसर में आ गया और ऑब्जेक्ट रेयर, मतलब चश्मा लगा करके आप स्विमिंग पूल के नीचे चले जाइए और तब चिड़िया को देखिए। जब चिड़िया को देखिए तो जहां चिड़िया रहेगा ना, उससे ऊपर और हाइट पर दिखाई देगा। अजीब फिनोमेना है नेचर का, ये सब समझने में तो बड़ा गर्दा है, अगर समझ जाइए तो बड़ा मजा आएगा। यानी कि सुन लीजिए, जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई चीज को देख रहे हैं, तो जितना ज्यादा नीचे था उतना ऊपर वो दिखाई दे रहा है। और आप अगर अब डेंसर मीडियम में आप चले गए हैं और रेयर मीडियम में ऊपर वाले चीज को देख रहे हैं, तो जहां है ना उससे ऊपर वो और दिखाई दे रहा है। यानी अजीब फिनोमेना होता होगा किसका? बगुला और मछली के बीच में। अब सोच लीजिए, बगुला और मछली के बीच में अजीब फिनोमेना होता होगा। मछली सोचती होगी अरे बगुला तो अभी बड़ी ऊपर है। नहीं, मछली सोचती होगी नीचे पानी से कि बगुला यहाँ पर है, लेकिन बगुला यहाँ पर है, उसको दिखता होगा यहाँ पर। मछली को हो गया धोखा, और फट से यहीं से आकर खट से लेके चल जाता मछली को पकड़ करके। यानी मछली के साथ वहां धोखा हो रहा है। मछली को लग रहा है कि बगुला जो है वो तो बहुत ऊपर है, लेकिन है तो नीचे ये। यानी कि समझ लीजिए यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा फिनोमेना हो रहा है कि नहीं आपका? जहां पर है उससे ऊपर वो दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि बाकी बात अब जब समझ गए होंगे तो टेंशन नहीं लेना है आपको। समझ गए बात को? तो अब टेंशन नहीं लेना है, तो फटाफट हमको तो सॉल्यूशन करना है। और नॉर्मल व्यू के लिए, नॉर्मली व्यू के लिए ही पढ़ना आपको। पॉइंट बी कॉन्साइड द पॉइंट ए, तब तो एंगल भी बहुत छोटा होगा। दैट इज आई एंड आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटा एंगल हो जाएगा तब तो। जब छोटा एंगल होगा तो इन ट्रायंगल में चलिएगा, कहाँ? इन ट्रायंगल ओ ए बी में चलिए, ओ ए बी में चलिएगा, लिखिएगा tan आई बराबर sin आई इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए बी बटा ए ओ। देख लिए ध्यान से, ए बी बटा ए ओ। उसी तरह से इन ट्रायंगल चलिएगा, कहाँ? इन ट्रायंगल अगर आप चलेंगे आई ए बी में चलिएगा, इन ट्रायंगल इसमें चलिएगा, तो लिखिएगा tan r इक्वल टू साइन r इक्वल टू ए बी बटा ए आई आपकी बार अपरेंट हाइट है, आई क्या है? अपरेंट हाइट है। तो फिर से चलिए और लिखिए कि बाई स्नेल्स लॉ है ना, किससे? बाई स्नेल्स लॉ से। बाई स्नेल्स लॉ से चलिएगा, क्या होगा? तो बाई स्नेल्स लॉ से जब चलिएगा यहाँ पर, तो लिखिएगा μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। अब μ1 तो कौन है? ये फर्स्ट मीडियम है, रेयर मीडियम μ1 है, याद रखिएगा अब की बार, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट रहता है वो फर्स्ट मीडियम।
जहां ऑब्जेक्ट रहता है वो फर्स्ट मीडियम। तो म्यू वन हो गया, साइन आई का वैल्यू हो गया ए बी बटा ए ओ, म्यू टू साइन आर हो गया ए बी बटा ए आई। अब देखिए ए बी कट गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहां से कट गया तो आप लिख सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन बराबर ए आई बटा ए ओ। ये फार्मूला हो गया ए आई बटा ए ओ। अब देखिए इसमें एक बात लिख रहे हैं क्या, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, देन तब क्या होगा, आपका म्यू वन बराबर 1 होगा और म्यू टू बराबर म्यू हो जाएगा। क्यों फर्स्ट मीडियम, क्योंकि फर्स्ट मीडियम हवा है, हवा में पंछी है इसलिए। तब तो आप बताइए म्यू वन बराबर 1 हो गया, तब म्यू बराबर हो गया आपकी बार ए आई बटा ए ओ। उल्टा आ गया कि नहीं आप ही बताइए। अब यहाँ आ गया एपरेंट बाई रियल और वहां आया था रियल बाई एपरेंट आया था। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, दोनों दूसरे का उल्टा फॉर्मूला डिराइव होगा, क्योंकि फिनोमेना उल्टा है तो फॉर्मूला भी उल्टा होगा। नॉर्मल शिफ्टिंग फिर यहाँ पर क्या होगा आप याद कर सकते हैं, नॉर्मल शिफ्टिंग तो यहाँ भी होगा। नॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा आपका, तो नॉर्मल शिफ्टिंग बराबर अब की बार क्या लिखेगा, देखिए नॉर्मल शिफ्टिंग ये हुआ, यहाँ से चल के ये यहाँ चला गया, ओ से निकल करके आई तक चला गया, आने अब की बार ए आई में से ए ओ घटाइएगा। इसमें भी उल्टा हो रहा है, ए आई में से ए ओ घटाइएगा, ए आई में से ए ओ घटाइएगा तो ए आई बराबर रियल यानी ए ओ इंटू म्यू है, यानी म्यू इंटू ए ओ अब माइनस ए ओ बराबर ए ओ कॉमन आ जाएगा और म्यू माइनस 1 आ जाएगा। इसीलिए नॉर्मल शिफ्टिंग जो हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल शिफ्टिंग जो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉर्मल शिफ्टिंग बराबर हो जाएगा रियल हाइट और म्यू माइनस 1 हो जाएगा। उसका उल्टा फॉर्मूला उसमें 1 बाई म्यू आया था, इस बात को समझ लीजिए। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, हम दोनों फॉर्मूला इस तरह से पूछेंगे अगले क्लास में। अब ज्यादा टाइम आज कुछ नहीं लेंगे, अब सीधा हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा टाइम कुछ नहीं लेंगे, है ना। वीडियो अपलोड हो जाएगा आफ्टर 2 आवर, उसको देख करके फिर से समझ के सारा फिनोमेना समझ लीजिएगा। आज जो होमवर्क दिए हैं उसको फिर से अगले क्लास में बताएंगे, है ना। पहले पूछेंगे सबसे अच्छे से, ठीक है। और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा आपसे हमको प्यार है।